स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका बायो की क्लास में वेलकम कर रहा हूँ। आपको पता है हम बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर चुके हैं। कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया था वो था जी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी, जो भी हमें जीन चाहिए उसके डीएनए को आइडेंटिफाई करना, फिर जो रिक्वायर्ड जीन है उसको होस्ट में डालना, फिर जो आपने होस्ट के अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस किया है रिक्वायर्ड जीन के साथ, उसको मेंटेन करके रखना, यानी उसको रिप्रोड्यूस करवाना, मल्टीप्लाई करवाना। रिप्रोड्यूस वर्ड तो नहीं आएगा, मतलब उसकी कॉपियाँ प्रोड्यूस करवाते रहना ताकि हम उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कैसे अलग अलग जगह प्लांट्स में हमारे पास बीटी कॉटन है, टोमेटोज़ हैं जिनकी लाइफ बढ़ चुकी है, फिर उसके बाद गोल्डन राइस है जिसमें विटामिन ए बहुत होती है, फिर कैटल्स आ गई जिसमें काओ, शीप, गोट आ जाती हैं, उनसे हमें बहुत अच्छा मिल्क मिल रहा है, एक ऐसा मिल्क जो बीमारियां ख़त्म करता है। फिर पिग्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी पॉसिबल है। तो आज का क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है, जीन बैंक क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है बेटा, जीन बैंक क्या होता है? ये एक होता है जी एक तरह से रेपोजिटरी और रिसेप्टिकल्स ऑफ क्लोन्स ऑफ नॉन डीएनए फ्रेगमेंट्स। सिंपल वे में जीन बैंक एक पूल की तरह होता है जिसके अंदर सारे डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के। यानी अगर हम ह्यूमन के जीन बैंक की बात करेंगे तो ह्यूमन के डीएनए फ्रेगमेंट, उसके जीन्स, उसके जीन मैप। ठीक है। अगर प्लांट है तो उनके सीड्स, उनके स्पोर्स, फ्रोजन स्पर्म्स, एग्स और एम्ब्रियो को भी रखा जाता है। अरे भाई, आप सभी जानते हो ब्लड बैंक के बारे में, तो आपको पता ही होगा जब भी हमें खून की नीड होती है और हम हॉस्पिटल में होते हैं तो ब्लड बैंक से हमें खून मिल जाता है। किसी भी तरह का खून हो वो हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल होता है। तो इसी तरह जीन बैंक में आपको हर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके जीन्स, उसके मैप्स, उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर प्लांट है तो उनके सीड और स्पोर्स मिल जाएंगे। अगर एनिमल्स हैं तो आपको फ्रोजन स्पर्म्स और एग और एम्ब्रियोज भी मिल जाएंगे। तो आइए अब हम पढ़ें जीन बैंक की इंपॉर्टेंस क्या है। These are stores for possible use in genetic engineering and breeding experiment where species have become extinct। तो आने वाले समय में या पुराने समय में जो भी स्पीशीज़ अगर बाय चांस एक्सटिंक्ट हो जाती है तो हमारे जीन बैंक की मदद से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए उसके जीन्स को दोबारा से स्पीशीज़ में वापस ला सकते हैं। तो खासकर जिन स्पीशीज़ में जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी धरती के ऊपर से, हम उनके एक्सप्रेशंस को और उनके जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं आने वाली स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है। नंबर 2, ये जो जीन बैंक है वो क्या करेंगे, जितना भी ज़्यादा बैंक विल बी यूज्ड इंक्रीजिंगली एज द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इंक्रीजेस, डिप्लीटिंग द अर्थ बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक वेराइटी। आपको पता है कि हर जगह बेटा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हो आपके हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो एक तरह से खतरे में आ गई है। तो आने वाले समय में जितने भी जीन बैंक हम बनाते जा रहे हैं वो सभी जीन बैंक बहुत अच्छे से यूज़ होंगे, क्योंकि जितनी भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो वो यही बता रही है कि जीन बैंक का यूज़ उतना ज़्यादा हो जाएगा। सपोज हर साल हमारी अर्थ के ऊपर से 100 या 200 स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और अगर इन स्पीशीज़ के हम लोगों ने जीन बैंक बनाए हुए हैं बेटा तो हमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो आने वाले टाइम में जीन बैंक का इस्तेमाल बहुत किया जाने लग जाएगा। ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि अब हमारी टेक्नोलॉजी ने, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि हमें हर जीनोमिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ढेर सारी स्पीशीज़ की, और
इनमें सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल हमारी अचीवमेंट है वो है जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों जीन्स को रीड किया जा रहा है और उनके एक्सप्रेशन को स्टडी किया जा रहा है। सो जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कई लेक्चर्स पीछे कि जब बेटा ये जो हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की डिस्कवरी से ये फ़ायदा होगा कि जब सारे के सारे जीन्स को हम डिकोड कर लेंगे ह्यूमंस के, तो एड्स की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी, इन सब का क्योर हम निकाल पाएंगे। लो जी, अब अगला क्वेश्चन आ गया, बायोरिएक्टर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर? ठीक है, बायोरिएक्टर क्या है, उसके बाद हमें दोनों टाइप के बायोरिएक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो बेटा सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। बायोरिएक्टर एक तरह का रिएक्टर होता है जिसके अंदर हम सपोज 500 बैक्टीरियाज को डालते हैं, 500 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं, और ये बायोरिएक्टर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करके 5 लाख या 5 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना के हमको दे देता है। तो यानी लार्ज क्वांटिटी में अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाना हो तो वो हम बनाते हैं बायोरिएक्टर की मदद से, क्योंकि वो हमें कल्चर भी प्रोड्यूस करके देता है। बेटा कल्चर होता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। इसको मदर लिखकर भी बोलते हैं। तो जब भी आपसे मैं बात करूं कल्चर मीडियम के बारे में, तो कल्चर मीडियम का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ईस्ट है, अब आपने ईस्ट को आटे में मिक्स करके कुछ बनाना है, तो सबसे पहले आप पानी लोगे, पानी में 2 चम्मच चीनी डालोगे, थोड़ा सा नमक डालोगे। एक्चुअल में आप बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रो करने के लिए मीडियम प्रोवाइड कर दोगे। अब इस चीनी वाले पानी में जब आप ईस्ट डाल दोगे तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि उनको उनका फूड मिल जाएगा। तो कल्चर एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करता है, और बायोरिएक्टर में ये फूड बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है और लार्ज अमाउंट में हमें माइक्रोब्स बन के मिलते हैं। ये पढ़ें। तो पहली लाइन हमें यही कह रही है कि स्मॉल वॉल्यूम अगर कल्चर हमारे पास है, छोटा कल्चर है, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे सकता। प्रोडक्ट का मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता हमें। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बने तो हमें बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर बनाया जा सकता है। तो बायोरिएक्टर एक तरह की वेसल्स होती है बेटा, जिसमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं जो बायोलॉजिकली जिसको कन्वर्ट कर देते हैं हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, इंडिविजुअल एंजाइम्स में, और माइक्रोबियल प्लांट और एनिमल और ह्यूमन सेल्स का इस्तेमाल होता है इसमें बहुत अच्छे से, और हम एक तरह से बड़ा सा कल्चर बना लेते हैं। फिर अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। तो बायोरिएक्टर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे सबस्ट्रेट, टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन्ड है, पीएच मेंटेन है, अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाइटामिन्स चाहिए तो ये वाइटामिन्स भी प्रोवाइड कर देता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देता है, सॉल्ट भी प्रोवाइड कर देता है। जब मीडियम में ये सभी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक बहुत बड़ा कल्चर मिल जाता है हमें, जिसके अंदर बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में ग्रोथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल बायोरिएक्टर क्या है, ये एक वेसल होती है जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ कल्चर प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इस कल्चर की मदद से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, यानी ढेर सारे माइक्रोब्स बनते हैं जिनको हम आगे अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो सबसे कॉमन जो बायोरिएक्टर है वो स्टिरिंग टाइप है। सिंपल स्टिरिंग टैंक बायोरिएक्टर और स्पारजेट स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्ज इनटू स्पार्ज स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर, सो द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर इज इंक्रीज। सिंपल, आप देखिए हमारे पास 2 तरह के बायोरिएक्टर हैं। एक हमारे पास है बेटा
सिंपल स्टर्ड बायो टैंक बायोरिएक्टर और एक है स्पार्क स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, सब कुछ सेम है, बस स्पार्क स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में जो हमारे ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे ना बेटा, वो हम स्टेराइल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो मेन डिफरेंस आया स्टर्ड वाले में, ऑक्सीजन जो होती है वो कंटेमिनेटेड होती है, और स्पार्ज वाले में ऑक्सीजन जो होती है वो स्टेराइल होती है, एयर बबल स्टेराइल होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एयर का कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर हमने डीएनए फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनानी, हम कैसे बनाएंगे? तो पहला मेथड है बेटा बाय पीसीआर मेथड। पीसीआर मेथड होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है, हमें एक डीएनए का सेगमेंट होता है, उसकी हम 100 से 1000 कॉपीज बना लेते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। तो एक तो ये मेथड है जिससे हम डीएनए फ्रैगमेंट्स की कॉपीज बना सकते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर आ गया नंबर 2 बेटा क्लोनिंग। क्लोनिंग होता है जिसमें डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है सूटेबल क्लोन वेक्टर में, और वेक्टर को क्लोन किया जाता है सूटेबल होस्ट में। लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ इज डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हमने डीएनए निकालना है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा एक बात सुन लो ध्यान से, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस था? छोटी क्लासों में सीखा था 9th-6th में आपने, कि यूकैरियोटिक सेल के अराउंड न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है, मामा किचन में हो, मामा किचन में हो, मेरे फ्रूट्स दे दो। तो बेटा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अराउंड जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसी सेल में घूम रहा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एडवांस होते हैं। सो आइए देखें हम इनमें कैसे निकालेंगे। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स ही होते हैं जिनको हमने सिंपल लाइसोजाइम से ट्रीट करना है, उनकी सेल वॉल को ब्रेक करना है, और आपके पास आप जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ऑब्टेन कर लोगे। जबकि यूकैरियोटिक प्लांट सेल में सबसे पहले प्लांट सेल वॉल को रिमूव करना है, इसको सेलुलेज यूज़ करोगे, उससे रिमूव करोगे। फंगस के अंदर इसको हम चाइटिनेज नाम के एंजाइम से रिमूव कर सकते हैं। सो अगर प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को ब्रेक करना है, बैक्टीरियल सेल्स को की वॉल को ब्रेक करना है, वो लाइसोजाइम से ब्रेक करना है। अगर प्लांट सेल्स को ब्रेक करना है तो वो हम सेलुलेज एंजाइम से ब्रेक करेंगे, जो सेलुलोज को ब्रेक कर देगा। और अगर हमने फंगस को ब्रेक करना है वो काइटिनेज एंजाइम की मदद से हम ब्रेक कर देंगे। सो ये बेटा मैंने आज आपके साथ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपको मिलूंगा, उसमें समझाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। बायो का लेक्चर है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक बेटा, एंड स्टडी हार्ड।